भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय महाकाल। आज की क्लास को शुरू करिए। आज सभी बच्चे आपसे हमारी क्लास स्टार्ट करें। कुछ आपका विषय है मुकेश, माला, आशीष, विकास, संजीव, सागर, प्रीत, चलिए आशीष। आज सभी बातें राधे जय श्री कृष्ण। चलिए लास्ट टाइम डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लास्ट टाइम करेंगे डिस्कशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में किन चीजों को किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ थोड़ा क्वेश्चन है। अगर बात करें नॉर्थ वाला रीजन है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इसका नाम करवा इससे नाम कर दिया, इनको हमने लास्ट टाइम किया डिस्कशन। अब हम उसके आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप यकीन मानिएगा आप एनसीईआरटी आपने टीम की आप समझ रहे होंगे मेरे सारी चीजों को। एक बार फटाफट कर दीजिए कमेंट, टीम तैयार है, आज की क्लास शुरू करें। लास्ट टाइम हम उसके आगे क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे और आप हेडिंग डालिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि कौन है। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को लेकर तो हमें जो लिपि देखने को मिलती है बहुत बड़ी लिपि है। यही करा लिपि कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग की लिपि क्या हमें वर्ड देखने को मिलता है, भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर है ना, या गोमूत्रिका या हलावट या कुछ वर्ड देखने को मिलता है। आपका नाम पढ़ा है एक हमें वर्ड देखने को मिलता है, इसको लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को लेकर स्क्रिप्ट को लेकर वो वर्ड हमारे पास गोमूत्रिका गोमूत्रिका। इनकी जो लिपि वो कैसी थी, वो गोमूत्रिका की लिपि। इसके अलावा हलावट हलावट, ठीक। इसके अलावा वर्ड आता है हमारे पास वेस्टो वेस्टो फ्रीडम, ठीक। इसके अलावा एक वर्ड आता है हमारे पास भाव चित्रात्मक भाव चित्रात्मक। एक आता है चित्राक्षर चित्राक्षर चित्राक्षर। ये क्या है, इसकी लिपि ठीक है। भाव को समझिएगा। इन्होंने जो लिपि को समझने का प्रयास किया है वो एक मोहरों के माध्यम से किया, साथ ही साथ इन्होंने अपनी मोहरों पर जो लिपि लिखी है चित्र लिखा है। मान लीजिए हम पढ़ नहीं पाए, इन्होंने हाथी के साथ लिपि लिखी है, कुछ शब्द लिखे हैं, तो इसे कहा गया भाव चित्रात्मक। मतलब भाव के आधार पर समझना होगा किसका क्या लिखा हुआ है। जैसे बात करें बैल है, बैल को लिपि दी गई, इसे कहा गया भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर है ना। चित्रों के साथ अक्षर का उपयोग, चित्राक्षर के भाव चित्रात्मक भाव से समझेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे पास भाव चित्रात्मक चित्राक्षर लिपि आता है। एक वर्ड आता है गोमूत्रिका, इस लिपि को लेकर वर्ड आता है गोमूत्रिका। अगर गोमूत्रिका को लेकर बात करें, गोमूत्रिका एक वर्ड आता है, देखिए चीजों को समझने का प्रयास करिए। आपका नाम लिख सकते जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि थी ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि थी ना, ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि थी वो हमारी इस तरीके से लिखी जाती थी। मान लीजिए हमारे पास देखिए मैंने आपको नाम लिया, मैंने नाम लिया, नाम लिखा आप मुझे बताएंगे किसका नाम है। चलिए लड़के 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 किसी को दिक्कत नहीं हो। एक नाम हमारे पास सिद्धांत है ना, सिद्धांत है, अच्छा नाम है सिद्धांत। देखिए लिखने का तरीका समझिए, सिद्धांत सिद्धांत मैंने वर्ड लिखा। एक एक हमारे पास प्रीत, ठीक है। हमने दो वर्ड को लिखा। अगर मैं बात करूं सिद्धांत को लेकर वर्ड लिखे इस तरीके से, मैंने लिखा राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट लिखा और मैंने ये नाम लेफ्ट टू राइट लिखा। यानी अगर हम बात करें हमारी जो लिपि है, हमारी जो लिपि है उसे हम इस तरीके से लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, कोई नाम लिखे वो लेफ्ट टू राइट यानी इसकी लिपि है हमारी। लेकिन जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि वो लिखी इस प्रकार थी। मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से कोई लाइन है, ये इनकी लिपि, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ये लिपि, ठीक है, ये लिपि। अगर मैं बात करूं ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, ये मेरी सेकंड लाइन है, ये मेरी थर्ड लाइन है, ये मेरी फोर्थ लाइन है, ये मेरी फिफ्थ लाइन है और ये मेरी सिक्स्थ लाइन है और ये मेरी सेवंथ लाइन है। तो जो पहली लाइन की थी उसका जो विस्तार होती है इसका होती है राइट टू लेफ्ट और दूसरी लाइन की हमारी लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमारी थर्ड लाइन की उसकी राइट टू लेफ्ट, ठीक। फोर्थ लाइन की लेफ्ट टू राइट, ठीक। फिफ्थ लाइन की आपने होती है राइट टू लेफ्ट और सिक्स्थ लाइन की लेफ्ट टू राइट। यानी इस तरीके से चलता है ना। जैसे हम कहते हैं आपने देखा होगा जो इस लिपि को दिखाया गया, इस लिपि को समझने का प्रयास किया गया, तो जो उस समय के लोग थे उन्होंने चीज देखी, ये जो हमारी लिपि है इस तरीके से लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट इसी से कहा गया गोमूत्रिका, ठीक है। गोमूत्रिका कहा गया। तो आप एक वर्ड लिखेंगे, क्या वर्ड लिखेंगे आप सब लिखेंगे गोमूत्रिका के बारे में। कैसे लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक। लिपि गोमूत्रिका की, गोमूत्रिका की जिसकी पहली लाइन, जिसकी पहली लाइन लाइन राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लेफ्ट, दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास लिपि इसे कहा गया गोमूत्रिका, ठीक है। सिंपल है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास लिपि लिखा। मैं आपसे कहूंगा जितनी हमारे पास और लाइन है, जितनी हमारे पास और लाइन है वो सारी सारी राइट टू लेफ्ट है और जितनी हमारे पास ये लाइन है वो सारी सारी लेफ्ट टू राइट है, ठीक। तो ये हमारी सारी चीजों को नोट करिएगा कि हमने किस प्रकार लिपि को देखा। तो आपने एक वर्ड देखा भाव चित्रात्मक चित्राक्षर को कहा गया, इसके अलावा गोमूत्रिका को कहा गया। इसी अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, जैसे गोमूत्रिका, हलावट, वेस्टो फ्रीडम, भाव चित्रात्मक चित्राक्षर। इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाएगा और आपसे पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि वो किस प्रकार की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि वो किस प्रकार की थी, ठीक है। चीजें क्लियर है। अच्छा इसके अलावा मोहरों को देखा, लिपि के ऊपर मोहरों को देखा तो जितनी हमारी वर्ड आती है ना, जितनी हमारी वर्ड आती है, ये वर्ड आती है, ये वर्ड आती है, ये वर्ड आती है, लेकिन वर्ड नहीं है। लेकिन वर्ड के अलावा जितनी हमारी मोहर थी उन पर केवल लिपि थी, जबकि जितनी हमारे पास वर्ड आती है लिपि के साथ चित्र थे। आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है वर्ड मोहर किस प्रकार की लिपि है, इसके अलावा गैर वर्ड मोहर किस प्रकार की लिपि है। आपको वर्ड लगता है जितनी हमारे पास वर्ड मोहर चित्र के साथ लिपि थी, बल्कि जितनी हमारे पास गैर वर्ड मोहर थी उन पर केवल लिपि पर चित्र नहीं थे, ठीक। तो आप लिखेंगे एक वर्ड बनाकर यहाँ मैंने आपको समझाया, आप एक बार लिखेंगे नोट बना लेंगे। सभी वर्ड सभी वर्ड मोहर लिपि के साथ चित्र लिखे, चित्र लिखे, जबकि जबकि गैर वर्ड मोहर में, गैर वर्ड मोहर में केवल केवल लिपि थी, चित्र नहीं थे, चित्र नहीं थे, नहीं थे। ये आपको याद रखनी है चीज, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। आज मैं सिलेबस करा रहा हूं आपका, तो आपको एग्जाम में ऊपर से आपको ऊपर से पढ़ा दूंगा, तो आपका एग्जाम हेल्प करेगा। मतलब आप अपने 20 घंटे पढ़ा भी रहे और आपको एग्जाम में क्या फायदा उसका, है ना। अच्छे से चीज हो रही है। मैं कह रहा हूं सिलेबस आपका एग्जाम में बिल्कुल सही कर चुका, तो उससे पहले सिलेबस मिल जाएगा। आप ये पूछ सकते हैं सेंसिटिव का नोट करें, है ना। नोट करें तो आप लिपि के बारे में कोई डाउट बच्चा मुझे बताएगा, है ना। एक बार मुझे बताएगा, कोई डाउट नहीं है, अगर नहीं है तो नोट करके हम आगे बढ़ेंगे। आपको केवल चीजें याद रखनी है जितनी हमारी मोहर की मोहर के माध्यम से लिपि को समझने का प्रयास किया था और जितनी वर्ड मोहर चित्र के साथ लिपि थी, गैर वर्ड मोहर केवल लिपि चित्र नहीं थे। इनकी लिपि को कहा गया भाव चित्रात्मक चित्राक्षर, तो भाव के माध्यम से चित्र के माध्यम से समझना, है ना। इसके अलावा गोमूत्रिका कैसे कहा गया तो इसकी जो फ्लो है इसकी प्रकार की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें चीज मिली है वो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ये हमारे पास एक प्रतीक मिली है, मोहर मिली है, मोहर मोहर मिली है और कैसे मिली है, वर्गाकार है, वर्गाकार मोहर है, वर्गाकार मोहर मिली है ये वाली, ठीक है। अच्छा इसे कहा गया पशुपति की मोहर, इसे कहा गया पशुपति की मोहर, पशुपति की मोहर, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे क्वेश्चन मिलेगा जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पशुपति की मोहर मिली है उसका कौन सी नाम है किस समय। ये पशुपति को कहा गया है सबसे पहले से आगे से कहा गया, सिटी प्रतिमा कहा गया है। देखिए आप हमारी मोहर दिखाओ, ये क्वेश्चन आप हमारे बोर्ड से देखिए, आप हमारे ये क्वेश्चन मोहर, ये मोहर, ठीक। अच्छा ये हमारे बैठे, ये बैठे हैं खड़े, खड़े से भी है, बैठे से भी पूछ सकता है आपसे। तो ये आसन पर बैठे हुए हैं, ये आसन पर बैठे हुए हैं, ये इनके हाथ, ठीक। इसे कहा गया सिटी प्रतिमा, पशुपति की मोहर, पशुपति को कहा गया इनके साइड में पशु है और ये प्रतिमा बैठे मोहर लगा इसी के पशुपति कहा गया। सबसे खास बात ये हमारे पास वर्गाकार मोहर है और वर्गाकार मोहर मैंने आपको बताया चित्र के साथ हमेशा देखने को मिलती है। तो इस लिपि में जो हमारे पास वर्गाकार मोहर है जिसे पशुपति कहा गया है, इस पर चित्र के साथ देखने को मिली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जैसे मैं यहाँ देखूं, यहाँ पर सिटी प्रतिमा में से मालूम तो इनके पास में जानवर कौन से हैं, है ना। ये इनकी कौन से साउथ इस तरीके से कहा कि राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, तो ये राइट हैंड ये इसका राइट, ठीक। और ये कौन सा सही लेफ्ट, ये कौन सा लेफ्ट। आपसे राइट पर कौन से जानवर है और लेफ्ट पर कौन से जानवर है, एक चीज देखिएगा ये कौन सा जानवर है बताइए। आपको ये हमारे पास गैंडा, ये गैंडा है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, भैंसा, गैंडा है, भैंसा है। इसके अलावा ये कौन सा है, हाथी और ये हमारे पास बाघ, है ना। बाघ। तो आपसे ये पूछता है कि जानवरों का अंतर है, चार जानवरों का। राइट साइड में कौन से हैं, हाथी और गैंडा, सॉरी राइट साइड में कौन से हैं, गैंडा और भैंसा, जबकि लेफ्ट साइड में कौन से हैं वो हमारे पास है हाथी और बाघ, हाथी और बाघ है, ठीक है। इनमें से कौन सा सिटी प्रतिमा नहीं मिला है, तो आप ये याद रखिए चार जानवर कोई सा क्वेश्चन कर सकता है। तो आप राइट हैंड कौन से हैं, अगर राइट हैंड को बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है गैंडा, गैंडा और यहाँ पर देखने को मिलता है भैंसा, भैंसा। ये देखने को मिलता है राइट हैंड पर। लेफ्ट हैंड को बात करें ये लेफ्ट हैंड होगा, इसका हाथी और बाघ, हाथी और बाघ की चित्र देखने को मिलते हैं। तो एक बार इसे नोट करेंगे, ठीक है। इसे एक बार नोट करेंगे, मोहर मिली है वर्गाकार पशुपति की मोहर है, पशुपति की मोहर में चार जानवर का देखने को मिलता है। राइट हैंड पर गैंडा है जबकि लेफ्ट हैंड पर हमारी हाथी और बाघ है, नोट करिए। हाँ नीचे गैंडा है, नीचे गैंडा है, लिखना चाहिए नीचे गैंडा है, लेकिन आपसे राइट और लेफ्ट को पूछेगा, राइट और लेफ्ट को पूछेगा। एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछेगा, इसके अलावा मुझे बताइए आप ये मुझे बताइए एक क्वेश्चन ये पूछेगा, चार ऑप्शन उसमें एक जानवर कौन सा है, कौन सा सही है। बीपीएससी के एग्जाम में पूछेगा लिखने से ये जानवर मिली है, ये वर्गाकार मोहर थी, इस पर लिपि क्लियर नहीं थी, क्या केवल इस पर चित्र है, लिपि इस तरीके के पास ऑप्शन थे। तो हम एक बार देख सकते हैं, वर्गाकार है, लिपि को चित्र करेंगे, इसी को सिटी प्रतिमा में आगे से कहा गया चार जानवर को राइट और लेफ्ट में देखने को मिलता है, गैंडा भैंसा हाथी और बाघ।
नोट डाउन करिए आगे के ऊपर। लिख देना नीचे। ठीक है, उम्मीद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को थोड़ी सी जैसे मैं बात करूं यहां पर कोई मिट्टी का यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से सभ्यता से मृत भांड भी मिले। अच्छा क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि मृत भांड मिले या नहीं मिले, क्वेश्चन ये बनेगा कि किस तरह के जाते हैं। तो आप इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में मृत भांड को गुलाबी या फिर लाल देखते हैं, गुलाबी या लाल। अच्छा इसको डिसाइड करना मुश्किल है, गुलाबी या लाल है। कुछ लोगों ने इसे गुलाबी कहा, कुछ ने लाल कहा। आप मोस्टली लाल कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो हमें इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से मृत भांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन पर कौन सा कलर किया गया है, गुलाबी या लाल। गुलाबी या लाल, एक पॉइंट पर लिखेंगे यहां से इन मृत भांडों पर गुलाबी या लाल रंग से रंगा गया है। समझा आप बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ आशु मुझे नहीं है। हाँ ये समझ रहा हूं है। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना मुझे बताइए क्या इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के जो लोग इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के जो लोग थे क्या वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हाँ मुझे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं पहला। दूसरा मुझे बताइए क्या ये लोग जादू में विश्वास करते थे? जादू में विश्वास करते थे। इसके अलावा मुझे बताइए क्या यहाँ मंदिर थे? ये तीन क्वेश्चन हासिल करते हैं डाउट वाले, है ना। कभी मुझे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन मंदिर क्या नहीं थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते नहीं थे, जादू में विश्वास करते नहीं थे। तो आप एक चीज देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, ये मंदिर जो थे मंदिर नहीं थे। मंदिर का मतलब क्या होता है? जैसे आज आप अपने घर के आसपास देखते हैं मंदिर, हम उसको पूजा करने के लिए जाते हैं, आपका ये अधिकार उस मंदिर पर जी आप और भी जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप पड़ोसी जा सकते हैं, शहर गांव वाले जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं। उन्हें कहते हैं मंदिर, सार्वजनिक मंदिर। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो इस तरीके के नहीं जो सार्वजनिक होते हैं, वो जैसे हम घर में पूजा करते हैं उस टाइप के मंदिर थे। अगर आपसे पूछे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लोगों के पास मंदिर थे? जी नहीं थे, मंदिर नहीं थे। मंदिर थे तो कैसे वाले थे? अपने घर वाले, है ना। तो मंदिर आज के परिप्रेक्ष्य देखकर मंदिर होते हैं, सब पूजा करने जाते हैं। तो ये पूजा करते थे लेकिन अपने घर में मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, सार्वजनिक मंदिर नहीं थे। वही हमारे पुनर्जन्म को लेकर ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके पीछे ये है कि जो इनके पास कपड़े पाई हैं, खुदाई में कपड़े पाई हैं, उनमें कपड़े के साथ दैनिक जीवन की वस्तुओं को दफनाया गया है। जैसे कपड़ा दफना दिया, जैसे लकड़ी का एक छड़ी दफना दी, जैसे कुछ भांड दफना दिए। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो इससे चीज स्पष्ट होती है कि ये लोग इन चीजों को इसलिए दफनाते थे ताकि जब ये लोग दोबारा जन्म ले जो है तो इन चीजों का यूज कर सकें। यही तो इनका मकसद होगा। इस पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अच्छा क्या जादू में विश्वास करते थे? जी करते थे, क्योंकि यहाँ से स्वास्थ्य के चिन्ह मिले हैं और स्वास्थ्य का चिन्ह ये बताता है कि जादू में विश्वास करते थे। तो ये तीन पॉइंट बनते हैं हमारे, तो इसको समझिएगा। ठीक है, एक चीज बैठिए समझिएगा। देखिए आप ये मंदिर मंदिर को लेकर आप एक वर्ड लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं थे, मंदिर नहीं थे। पूजा के लिए घर में बनी मूर्तियों से करते थे। यानी घर में जो मूर्ति बनती थी उसी से घर में पूजा करते थे। उसके अलावा लिखिए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आप लिखिए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, रखते थे, क्योंकि क्योंकि कब्रों के साथ दैनिक जीवन की चीजों को दफनाया गया था। सिंपल है। ठीक उसके अलावा जादू टोने में विश्वास करते हैं। जादू टोने में विश्वास करते हैं। आप लिखिए जादू टोने में विश्वास करते हैं। ये लोग जादू टोने में विश्वास करते थे, विश्वास रखते थे। ठीक क्योंकि यहाँ से स्वास्थ्य के चिन्ह मिले, चिन्ह मिला है। फटाफट से सारी चीजें नोट डाउन करिए आगे बढ़ें। हमने यहाँ से चार चीजें समझी। हाँ हमने चार चीजें समझी। पहला हमने सब रखना, दूसरा हमने मंदिर, पुनर्जन्म और हमारे पास जादू टोना। एक बार फटाफट से नोट डाउन करिए। चलिए अब एक दिक्कत है, एक बार जिसमें कमेंट करेंगे हां चीजें अगर दिए ना तो हमारी कमेंट जो मैंने आपको समझाया पड़ा है। एक बार फटाफट से आप कमेंट करिए। फटाफट से बताइए यहाँ चीजों को दिक्कत बताइए, आगे बढ़ें, नोट डाउन करिए जल्दी से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है हर चीज। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? एक थी यहाँ पर चाइना की सभ्यता, चीन की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बराबर कर रही थी। जैसे मैं ये कहने को आप दिल्ली में रहते हो तो कुछ लोग गांव में रहते होंगे, जैसे आज भी यहाँ पे भारत में तो कोई चाइना में तो है ना, कोई हमारे पास बांग्लादेश में तो है। तो उस समय की हमारी पहले कोई जिसमें चीजें थी सभ्यता है। उसी तरीके से जब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो चाइना की सभ्यता थी जिसे वांगो वैली कहा जाता था, क्योंकि वांगो वैली थी। ठीक इसका मेसोपोटामिया सभ्यता, इस नदी की टेक्निक मेसोपोटामिया सभ्यता, ये मेसोपोटामिया सभ्यता। एक हमारी इजिप्ट की सभ्यता नील नदी पर, इजिप्ट की सभ्यता। तो क्वेश्चन के तरीके चाइना की सभ्यता नदी पर, वांगो नदी पर, भारत की सभ्यता नदी पर, सिंधु नदी पर, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता नदी पर, वहीं इजिप्ट की सभ्यता नील नदी पर थी। एक बार पॉइंट बना लीजिए। समकालीन सभ्यता कौन सी है? चीन की सभ्यता। ठीक इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इजिप्ट की सभ्यता। इजिप्ट की सभ्यता ये तीन सभ्यता थी। नदियां वाली रीजन की नदियां कौन सी थी? अगर नदियों की बात करें तो चीन की सभ्यता वांगो नदी थी, वांगो नदी थी। मेसोपोटामिया सभ्यता टिग्रिस नदी थी, टिग्रिस नदी थी मेसोपोटामिया सभ्यता। इजिप्ट की सभ्यता नील नदी थी, नील नदी थी इजिप्ट की सभ्यता। ये तीन जो है समकालीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक इंडस वैली सिविलाइजेशन की समकालीन सभ्यता की आपके पास ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन नहीं थी? चाइना की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता या आपसे अफ्रीका की सभ्यता। कुछ तरीके का ऑप्शन देगा तो आपको अच्छा ऑप्शन बताएगा, क्योंकि ऑप्शन क्लियरली मिलने तो बहुत मुश्किल लगता है। तो एक बार से नोट डाउन करिए। साथ ही साथ इजिप्ट की सभ्यता किस नदी की नील पर, मेसोपोटामिया टिग्रिस पर, चीन की सभ्यता वांगो नदी पर, वांगो नदी से तीन तरीके से जानते हैं और ये कहा जाता है चाइना और ये वो है कि हाइड्रोजन से ये कहा जाता है। तो एक बार से नोट डाउन करिए। हां इजिप्ट की मिस्र बात पूछनी नोट डाउन करिए फटाफट। हां नोट डाउन होता है, ये बताइए मुझे हर चीज क्लियर है, क्लियर तो हमारे ऊपर इतने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ये चीज क्लियर नहीं है, दिक्कत है। हां ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डाउट क्लियर है। डाउट ना चीज नहीं होनी चाहिए, सिंपल समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जनजातियां। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जनजातियां आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में चार प्रकार की जनजातियां पाई जाती थी। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेरोइड, स्टोराइड, अल्पाइन अल्पाइन और मंगोलाइड। ये चार प्रकार की हमारे पास जनजातियां पाई जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितने प्रकार की जनजातियां इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती थी? चार प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की जनजाति इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी? आपको चार प्रकार से हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा लोग कौन से थे? इन चार जनजातियों में से एक बात बताइए। तो चार प्रकार की जनजातियां हैं, कोई ना सबसे ज्यादा होगा। तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी थी? चार में से साथ ही साथ इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण माना जाता है। तो आपके पास आंसर होना चाहिए जो हमारे पास भूमध्य सागरीय आप देंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा थी। ठीक और इन्हीं को इस सभ्यता का निर्माता माना जाता है। यहाँ कोई दिक्कत मुझे बताइए, बाकी सारी चीजें नोट डाउन करिए, बाकी आनंद मेरे भी बताओ क्या सवाल है। मैं तो हम आपको ये चीज भी समझा रहा हूं कि कोई इंसान प्रयोग करता है, आपको चीजों को समझा रहा है, मैं जानती हूं, मुझे ये देखना पड़ेगा कि पहले टॉपिक तो खत्म हो जाए, फिर आप कमेंट
एक बच्चा क्लास देखेगा इस चीज को समझा। हाँ 2 क्लास है तो आपको 4 प्रकार की जनजातियां हैं, मोहम्मद साबित मंगोलियन साबित जाति और इनको माना जाता है। ठीक है चलिए चलिए भैया आगे क्यों बढ़ेंगे, पहले से नोट आगे बढ़ेंगे और हमने चीजों को समझा है उसके आगे पूछें। चलिए एक वर्ड लिखा इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्रकार हमारी नजर में आई। सबसे पहले एक क्या है, एक देखो एक कमेंट आ रहा है सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 10 जनवरी को है, अब मैं इसे नशा ना करूं तो क्या करूं, नशा ना करूं तो क्या करूं, अभी 10 जनवरी निकल गई है और ये 10 जनवरी करेंगे क्या भूतकाल में जाओगे, आसान भूत में जाओगे क्या। चलिए देखिए अगर हम बात करें इसको सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे पास में एक व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन 1842 में द्वारा किया। देखिए इस प्रकार एक डायग्राम बनाएंगे आप इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आया 1842 उसके बाद आया 1853 उसके बाद ये आया 1856 उसके बाद ये आया 1921 इन चीजों को समझिए, सारी चीजें समझ आएंगी। अगर हम बात करें सबसे पहले 1842 में मैसन ने द्वारा किया, चार्ल्स मैसन ने द्वारा किया लेकिन लेकिन नजरअंदाज खुदाई का आदेश नहीं दिया, खुदाई का आदेश नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं कहा खुदा जाए क्यों, क्योंकि बड़े अच्छे नगर नीचे सामने आ रहे थे, उन्होंने ये कह दिया किसी खुदाई का आदेश तो बहुत बड़ी चीज भागने का सामने जो बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो ये सारी चीजें जो आदेश नहीं दिया। इन्होंने लेख लिखा भारत में प्राचीन नगर हड़प्पा, तो आपसे ये शब्द से भारत में प्राचीन नगर हड़प्पा लेख लिखा, इसे पता लिखा जाता है उस लेख का चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। इसको तो उन्होंने द्वारा किया हड़प्पा से द्वारा किया। इन्होंने इन्होंने एक लेख लिखा लिखा भारत में प्राचीन नगर हड़प्पा नगर हड़प्पा, ये इन्होंने लिखा, इन्होंने अपना लेख लिखा था जब उन्होंने द्वारा किया, लेकिन उन्होंने खुदाई का आदेश नहीं दिया। उसके बाद व्यक्ति जगह का नाम था लगभग 1835 में द्वारा किया 1835 में द्वारा किया। इसके अलावा इन्होंने खुदाई का आदेश नहीं दिया, इन्होंने नजरअंदाज करके चीजों को रीजन करता कि ये सब उधर सामने आ रहा है हमारी जितनी चीजें छुपा है, तो इन्होंने द्वारा किया। लेकिन हुआ क्या हुआ ये इन्होंने खुदाई का आदेश नहीं दिया, इस खुदाई का आदेश नहीं दिया, लेकिन इन्होंने स्थापना की थी उसका नाम था भारतीय पुरातत्व विभाग। इन्हीं भारत में पुराने स्थलों के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है तो आपसे पूछेगा सेकंड नंबर पर किसने द्वारा किया था, सेकंड नंबर पर किसने द्वारा किया था, तो आपने सेकंड नंबर पर द्वारा किया था लेकिन इन्होंने खुदाई का आदेश नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक चीज की स्थापना की। आपसे पूछा था भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। आपसे भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की संस्थापक जनरल को माना जाता है, वो करेंगे उसके बाद समय आता है 1856 मुल्तान से कराची के बीच रेलवे लाइन चलाई थी। ये समय था मुल्तान से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा के समय यह सभ्यता सामने आई। यानी जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो खुदाई हो रही थी, तो खुदाई नीचे से होगी, रेलवे लाइन नीचे से ऊपर से दिखाई देगी ना, तो जब रेलवे लाइन ऊपर से नहीं बिछाई जाएगी तो नीचे से खुदाई होगी, जैसे खुदाई हुई नीचे से होगी, पूरे घर में और ये समय था मुल्तान से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जाती है, तो ये सभ्यता हुआ है तो ऊंचे से सामने आई। और आदेश से दिया कि इस सभ्यता की ईंटें किसने निकाली, जब खुदाई हुई थी बटन बंदूक। ठीक है आप कहेंगे बटन बंदूक के कहने पर बटन बंदूक के कहने पर इस सभ्यता की कुछ ईंटें निकाली गई। ठीक तब भी उन्होंने बड़े स्तर पर खुदाई का आदेश नहीं दिया, इन्होंने छुपा लिया। अब बात आई सबसे पहले उभर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्जन जो है गवर्नर जनरल बने, तो गवर्नर जनरल बनते ही उन्होंने एक विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। ये जो आपको दिखाया कहीं वाला है भारतीय पुरातत्व विभाग, यानी चीजों को देखना, लेकिन जो कर्जन ने स्थापना की वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, उनका सर्वेक्षण करना, खुदाई के साथ सर्वेक्षण करना, ये कब की है, इनके पीछे क्या रहस्य है, क्या जानकारियां हैं, कौन ये लोग थे, इन्होंने क्या अपना जीवन यापन किया, क्या इनका व्यापार था, इस तरीके की सारी चीजें भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत दी जाती है। कर्जन ने स्थापना की और कर्जन ने स्थापना की उसके बाद इस भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को आदेश दिया कि आप जाइए और हड़प्पा की खुदाई कीजिए। 1920 का समय था जॉन मार्शल के कहने पर, और जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, उनके कहने पर हड़प्पा नगर की खुदाई की गई सबसे पहले। और जब हड़प्पा नगर की खुदाई की गई तो बहुत बड़े स्तर पर सभ्यता सामने, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक टॉपिक 1920 का समय आप इसमें तरीके से लिखना। कर्जन ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की इसी के अध्यक्ष बने जॉन मार्शल बने। और 1920-21 में जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खुदाई की और यह सभ्यता निकल कर सामने आई। और यह सभ्यता निकल कर सामने आई वो कौन सी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक तो एक चीज आप समझिए, आपने ये डायग्राम है, मैं इस डायग्राम को रिपीट करूंगा कि आप इस डायग्राम को डायग्रामेटिकली तरीके से सोल्व करेंगे, समझेंगे आप देखिए सबसे पहले 1842 क्वेश्चन का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौरा किसने किया, चार्ल्स मैसन ने। ये था 1842 इन्होंने कौन सा लेख लिखा, भारत में प्राचीन नगर हड़प्पा। उसके बाद 1852 का समय था कनिंघम, दूसरा दौरा किसने किया, कनिंघम ने किया। कनिंघम ने भी खुदाई का आदेश नहीं दिया, लेकिन एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, वो थे कनिंघम। उसके बाद समय 1856 का जब मुल्तान से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो बटन बंदूक के कहने पर कुछ ईंटें निकाली गई, लेकिन उन्होंने खुदाई का आदेश नहीं दिया। उसके बाद 1921 में देखिए 1921 में जो है खुदाई की गई हड़प्पा की, उससे पहले लगभग 1899 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वो कर्जन द्वारा की गई। 1920-21 में इसी विभाग के अध्यक्ष बने जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने कहा कि दयाराम साहनी से आप जाइए और हड़प्पा की खुदाई कीजिए। जब हड़प्पा की खुदाई की गई सभ्यता निकल कर सामने आई, धीरे-धीरे और खुदाई होती गई और नजर आते गए, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा नगर से खुदाई शुरू हुई, इसी से हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसके बाद खुदाई की गई दयाराम साहनी द्वारा, और ये कौन सा 1920 का था। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, वो थे दयाराम साहनी, ना कि जॉन मार्शल, ना कि बटन बंदूक, ना कि कनिंघम, ना कि चार्ल्स मैसन, कौन दयाराम साहनी था। ये 1920 का था। ठीक है 1920 का एक बार सारी चीजों को नोट डाउन करके हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है, फटाफट नोट कर देना बस, फिर हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। बढ़िया ओके है, क्लियर है सारी चीजें। आइए देखिए एक क्रम में समझेंगे, एक क्रम में समझेंगे, आगे पूरा हम डिस्कस करते हैं। इसको लेकर हड़प्पा के उल्लेख को लेकर हमने डिस्कस किया, ये हमने समझा चीजों को ना। अब ये जितने भी नगर की खोज की, हम सबसे लास्ट में खोज और कहां पर है, लेकिन हमसे जो ऑब्जेक्ट इस नदी पर है, ये सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, एक बार डायग्राम से। लेकिन उससे पहले जो बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से उत्तर कुछ स्थल, कौन कौन से स्थल हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ठीक देखिए अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर सबसे पहले जो जगह आती है वो हड़प्पा की, हड़प्पा से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा का, मैंने आपको क्या बताया हड़प्पा की खुदाई 1920-21 में
इसके बाद ये डायग्राम समझिए आपसे क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो हमारा हड़प्पा है पानी कहाँ है, इस नदी पर क्वेश्चन ये बनेगा, हड़प्पा नहीं हड़प्पा नाम ये कैसा हड़प्पा बाबा हड़प्पा। ठीक है चलिए अगर मैं बात करूं इस नदी पर इस देश में था, है ना, इस जिले में था, जिले में था, खोजा किसने और सन कौन सा था, ये कौन सा, ये हमारे क्वेश्चन में है। हड़प्पा ये चीज को लिखा बाद में चीज को पढ़नी आप एक चीज जानते हैं सबसे पहले सबसे कोई जरूरत नहीं है आप ये नदी कौन सी पूरी रावी नदी कौन सा पानी था, ये क्वेश्चन पूछा था जो हड़प्पा पूरा नदी के पानी था, देश कौन सा, देश पाकिस्तान, अगर आपने जिला कौन सा था वो मोंट गोबी था, लेकिन उसका नाम बदल गया खोजा किससे बड़ा डायग्राम समझिए और ये कौन सी देश था, एक बार देखेंगे नदी की हमारे पास रावी, नदी की रावी, देश हमारे पास पाकिस्तान, पाकिस्तान जिला कौन सा हमारे पास मोंट गोबी था, जब ये किसी मोंट गोबी था वर्तमान में कौन सा साहिब बन गया, वर्तमान में साहिब बन गया ठीक है। अच्छा खोजा डायग्राम समझिए डायग्राम साहिब साहिब और ये लगता है 1920 ईसा था, क्योंकि खोज एक दिन मतलब खोज एक दिन को नहीं बहुत समय लगता है, एक साल से दूसरे साल में बन जाते हैं 1920 ईसा ठीक है। कोई तरह नहीं देखा देखिए अच्छा रावी कौन सा बाया बाया खराब नहीं ठीक है। अब यहां से कौन सा समझिए मुझे ठीक है इस मैं नहीं कौन सा समझिए मैं आप ये समझाऊंगा यहां से क्या कैसे समझा आखिर क्या हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में मेरी चीज है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी चीज हड़प्पा सभ्यता में चलिए हड़प्पा सभ्यता कौन है उन्होंने मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या पूछेगा देखिए मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं वो है हड़प्पा सभ्यता से सॉरी हड़प्पा से मिले मिले अवशेष अवशेष क्या मिले हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला ठीक है देखिए सबसे पहले मोहरी मिले मोहरी अच्छा मोहरी मिले अगर मोहरी की बात करें मोहरी से मिली सर्वाधिक अलंकृत मोहरी सर्वाधिक सही मोहरी से मिली हड़प्पा तो मोहरी इसमें मिली सबसे ज्यादा ज्यादा सही मोहरी ये अलंकृत मोहरी मिली कहां से हड़प्पा अलंकृत सही मोहरी। अब एक क्वेश्चन और पूछा है सबसे ज्यादा मोहरी कहां से मिली है वो है मोहनजोदड़ो मिली जबकि जबकि सबसे ज्यादा मोहरी मोहरी मोहनजोदड़ो से मिली मोहनजोदड़ो से मिली सबसे ज्यादा दो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा मोहरी मोहनजोदड़ो और सबसे ज्यादा अलंकृत सही मोहरी कहां से मिली है वो हमारे पास। इसके अलावा आप मुझे ठीक क्या है कंधा या क्या मिला नहीं है समझिए मैंने लिखा है ये मिला नहीं आप यहां पर कीमत बोलिए कहीं हां से नहीं मिला अब ये सब लिख लीजिए इसकी गाड़ी देखिए अच्छे तरीके से आपको इसकी गाड़ी देखिए मात्र देखिए ये मात्र देखिए आपको देखिए हां देखिए नहीं फाइन आप बिल्कुल देखिए तो जो हमारे पास हड़प्पा है प्रशासन मंजूषा मतलब 7 चक्की चीज प्रमाण क्या है प्रमाण जैसे संतुलन की गाड़ी एकदम तीन तरीके से बनी हुई मात्र देखिए प्रतिमा उससे गले हाथ अपना इसके अलावा नहीं इसलिए प्रशासन मंजूषा कहते हैं आप पॉइंट बना लेंगे हड़प्पा से क्या मिला है हड़प्पा से प्रशासन मंजूषा मिली है प्रशासन मंजूषा आप लिखिए यहां से प्रशासन मंजूषा यानी सजने के समान मिले ठीक है यहां कोई डाउट नहीं है ठीक है ठीक अच्छा यहां पे देखिए इसका अगर मैं थोड़ा सा दूंगा इसे एक चीज देंगे ये वाली देखिए एक लेडीज है और इनके गर्ल्स है इनके पेट से गर्ल्स से एक पेड़ निकल रहा है या फिर लेकिन कुछ लोग इतिहास कहते हैं उसको या फिर गर्ल्स से निकलता हुआ इन्हें कहा गया उर्वरक देवी तो इसे कहा गया कहां से आपको एक स्त्री के गर्ल्स से निकलता हुआ पौधा देखने को मिलता है वो है हड़प्पा और इसे कहा गया है मात्र इसे कहा गया उर्वरक देवी से कहा गया है पॉइंट बना लिखने का एक स्त्री के गर्ल्स से निकलता पौधा जिसे उर्वरक देवी कहा गया है जिसे उर्वरक देवी कहा गया है कहां से मिली उर्वरक देवी एक स्त्री के गर्ल्स से निकलता पौधा से हड़प्पा से दोनों एक पॉइंट इसके अलावा सबसे ज्यादा अलग मोहरी हड़प्पा से सबसे ज्यादा मोहरी मोहनजोदड़ो से प्रशासन मंजूषा यानी सजने के समान वो भी हड़प्पा है वो भी हड़प्पा है ठीक ये भी क्लास में आज नहीं भैया कोई बात नहीं नेक्स्ट वीक आपकी पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी आप परेशान मत हो थोड़ा सा रोजाना करें सब सही जाएगा उसके अलावा धार्मिक महत्व की हड़प्पा से धार्मिक हड़प्पा से मैं एक चीज लिख सकते हैं ग्रेट बात भी लाइन बात इसे कहता है महानानक बात ग्रेट बात अच्छा ग्रेट बात से जॉन मार्शल आप ये जॉन मार्शल नहीं इसे ग्रेट बात कहा है इसे ग्रेट बात कहा है अच्छा मुझे बताइए इसका धार्मिक महत्व किस तरीके से है इस तरीके का मतलब इसलिए नहीं पूछेंगे देखिए आप ये देखिए कैसे बताइए धार्मिक महत्व कैसे मुझे कोई बच्चे बताइए इसका धार्मिक महत्व कैसे है इसका धार्मिक महत्व कोई नहीं बता पाए आप पढ़ेंगे आप पढ़ने वाले हो ये ग्रेट बात अभी मैं इसमें बात ग्रेट बात देखिए होता है मैं आपको बताया ये लोग घर में पूजा करते हैं आज हमारे घर में पहले वॉशरूम का यूज मतलब वॉशरूम का यूज करते हैं अपने घर में नहाने के बाद पूजा अर्चना की आरती की उसके बाद खाना के बाहर ये आज का समय लेकिन उस समय तो वॉशरूम थे नहीं तो आप उसके लिए नहाने के लिए ग्रेट बात यूज करते हैं इन सीढ़ियों से नीचे नहाया नहा चले अपने पूजा करते ये सभी के लिए था इसके लिए सभी के लिए था तो आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक महत्व की कौन सी चीज है ग्रेट बात इसके लिए यूज होता था पूजा करने के लिए लोग जाते थे उससे नहा करते थे नहा ये धार्मिक महत्व का ग्रेट बात नहीं बिल्कुल ठीक समझे चीज को बिल्कुल ठीक है एक बार लिखेंगे इसके बारे में इसमें इसमें नहा कर लोग पूजा के लिए जाते थे ठीक है सभी के लिए जैसे आज मैं पूछा सुन ले भाई उसी तरीके से ग्रेट बात था अब ये तो आपने सुना ग्रेट जानकारी नहीं है अगर मुझे बात बताइए ग्रेट बात जो है ये सभी लोग आने के लिए तो हड़प्पा का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा है हड़प्पा की मिला सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा है ग्रेट बात सार्वजनिक मतलब सभी लोग आने जाने की अनुमति आप देखिए हड़प्पा सभ्यता का सॉरी हड़प्पा सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल ग्रेट बात था ये सार्वजनिक बहुत सार्वजनिक स्थल था सार्वजनिक स्थल ठीक ग्रेट बात की इस स्थान क्या था उर्वरक देवी है प्रशासन मंजूषा मिली है इसके अलावा यहाँ से सभी मोहरी मिली है और ग्रेट बात है इसके अलावा एक चीज और इसका अनाकार मतलब क्या था जहां पर अन्न रहती है अनाकार आपको देखिए सब कुछ है लेकिन आप यहाँ कुछ बॉक्स लिखेंगे कमरे लिखेंगे छोटे छोटे ये इनमें अन्न रखा जाता अन्न रखा जाता है कमरे बॉक्स ये अनाकार ठीक आप समझिएगा हड़प्पा नगर में बताइए सबसे बड़ा स्थल कौन सा है एक चीज से सबसे पहले छोटी चीज सिंपल चीज है लेकिन अन्न के लिए तो चाहिए क्यों क्योंकि अन्न रखना पूरी एक जगह रखना पूरी हड़प्पा तो आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है वो अन्न है लेकिन सार्वजनिक नहीं आप अन्न अब ये हड़प्पा से ये हड़प्पा से मिला सबसे बड़ा स्थल सबसे बड़ा स्थल ठीक है तो हमारे पास कौन सी चीज होगी हमारे पास कौन सी चीज होगी हां ग्रेट अनगर इस अनगर प्रसाद मंजूषा ठीक है इसका पौधा इसका सवाल करते हैं ठीक चलिए ग्रेट बात में अलग देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं मुझे बात करिए आपके घर में आज की है क्या और घर में नहीं अगर आज आपके घर में फ्रिज है और घर में फ्रिज है क्या आज आपके घर में बहुत बड़ा कह सकते हैं खेलने की कोई चीज है क्या और घर में हो सकती तो पहले वो चीज और घर में हो सकती है ऐसा कभी नहीं ठीक है एक मिनट में सही करना है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमारी होगी जो हमने बात करी थी इसमें हड़प्पा हड़प्पा डिस्कशन कर रहे थे
एक मिस्टेक हो गई जैसे बड़ा फिर जैसे सुधार लेना। एक गलती हुई फ्लोट ये जो है इसका जो है मोहन जोड़ रहा है, ये करेक्शन लगेगा, ये दोनों से मोहन जोड़ रहे हैं, गलती से हटा पड़ गया है। अब ये मोहन जोड़ से मोहन जोड़ से अब थोड़ा बहुत किया था सॉरी, ये अनना गाड़ी ये भी लगा मोहन जोड़ से करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ सॉरी इसलिए वो फ्लो निकल गया, ठीक है वो फ्लो निकल गया, ध्यान नहीं दिया। चलिए इसे सुधार लीजिए एक बार। नहीं दोनों दोनों इसमें दोनों जगह मतलब इसमें मतलब चीज समझिएगा, जो अनना था वो हमारा मोहन जोड़ में था, लेकिन इसमें जो है मोहन जोड़ और हड़प्पा दोनों में था और भी था, क्योंकि हमारे लिए पूजा लोग करेंगे तो हमारे लिए इस तरह का यूज करेंगे, तो ये एक से ज्यादा जगह लेकिन जो मैंने यूज किया वर्ड अनना और ये दोनों दोनों में खबर देखने के लिए मोहन जोड़ में सेपरेट कर लीजिएगा, बाकी आगे डिस्कशन मोहन जोड़ करेंगे तो इस तरह करेंगे, ठीक है। चलिए धार्मिक महत्व मोहन जोड़ गलती से लिख गया। करिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए कभी कभी मिलता है मानवीय बोल इसे बोलते हैं मानवीय बोल। एक वर्ड लिखा आपस में नगर भाषा, अच्छा मैंने जो इस चीज लिखी ना आप वर्ड लिखी मैं आपको लिखी आपस में नगर से मेरे मेरे आशीष एक बार पॉइंट बना लीजिएगा ताकि आपको चीजें समझ आ गई। अगर मेरे आशीष को बात करते हैं यहाँ से मैं दो चीजें ली मैंने आपको बताया प्रशांत मंजूषा इसके अलावा आप मिला इसलिए गर्भ से निकलता पौधा, इसलिए गर्भ से निकलता पौधा। इसके अलावा आप एक वर्ड लिखेंगे सबसे ज्यादा अलंकृत मोहरी, सबसे ज्यादा अलंकृत मोहरी, अलंकृत मोहरी, सबसे ज्यादा अलंकृत मोहरी। ठीक अच्छा अगर हम बात करें पॉइंट बना लिखिएगा यहाँ पर एक तरह से गलत देखिए जब क्वेश्चन पेपर में गलत करके आओगे ना, जब आपसे कोई क्वेश्चन पेपर में आओगे लिखोगे और अगले दिन जब आपको निकलने के बाद अफसोस होगा कि यार ये क्वेश्चन आधा गलत हो और आपके बाद कुछ पढ़ा रहे कि आपने क्वेश्चन कैसे किया, तो आप समझ पाएंगे उस मानवीय बोल ठीक है। चलिए ठीक अच्छा अगर हम बात करें इसको लिखा है आप नगर का विभाजन विभाजन या फिर हेडिंग डालेंगे इसमें सब हेडिंग डालेंगे और सभ्यता का नगर विभाजन सभ्यता का नगर विभाजन विभाजन ठीक। अगर हम बात करें सभ्यता के विभाजन नगरों के विभाजन आप एक चीज देखेंगे ये हमारे पास जो है ये हमारे पास में एक नगर है इस तरीके से ठीक, उसके साथ हमारे पास दूसरा कोई पार्ट है ठीक। अच्छा इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक सुरक्षा की दीवार है, क्या है सुरक्षा की दीवार है यहाँ पर ठीक नगर विभाजन, इसे कहा जाता है दुर्गा गढ़ी क्षेत्र, दुर्गा दुर्गा गढ़ी क्षेत्र और इसे कहा जाता है निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र नीचे क्षेत्र। ये हमारा वेस्ट वाला भाग होगा और ये हमारा ईस्ट वाला भाग होगा। कौन सा ईस्ट वाला भाग होगा आपसे पूछेगा नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे वो कितने भागों में डिवाइडेड थे, दो भागों में डिवाइडेड थे, एक था दुर्गा गढ़ी क्षेत्र और एक था निचला क्षेत्र। निचला क्षेत्र पूरी क्षेत्र इसी को कहा गया है पूरी क्षेत्र इसी को कहा गया है सिंपल है। अगर बात करें दुर्गा गढ़ी क्षेत्र इसमें व्यापारी वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग तो क्या करता था, तो अमीर वर्ग था, तो अमीर वर्ग दुर्गा गढ़ी क्षेत्र में रहता था, इससे चारों सुरक्षा की दीवार पाई जाती थी। सुरक्षा की दीवार क्यों, क्योंकि अमीर लोग रहेंगे तो उनके पास पैसा होगा, मोहरे होंगी, संसाधन होंगे, छवि होंगे, तो सुरक्षा की दीवार होगी। सुरक्षा की दीवार दुर्गा गढ़ी क्षेत्र में थी, नीचे क्षेत्र में नॉर्मली हमारे दुर्गा गढ़ी क्षेत्र में सुरक्षा की दीवार थी, तो हम डिवाइड दुर्गा गढ़ी क्षेत्र नीचे क्षेत्र, दुर्गा गढ़ी क्षेत्र में कोई ऊंचाई था इस तरीके से दुर्गा गढ़ी क्षेत्र है नीचे क्षेत्र है, तो ये सुरक्षा की दीवार से हुआ था साथ ही साथ ऊंचाई था, जब नीचे क्षेत्र नाम ही से नीचे क्षेत्र पूरी क्षेत्र इसमें सामान्य लोग रहते थे। कैसे वो सामान्य लोग रहते थे आप यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, ये दुर्गा गढ़ी क्षेत्र ये है यहाँ पर अमीर लोग रहते थे ठीक। ये तो सुरक्षा की दीवार से घिरा हुआ होता है यह क्षेत्र सुरक्षा की दीवार से सुरक्षा की दीवार से घिरा ठीक। ये नीचे क्षेत्र आप इसमें सामान्य वर्ग रहता था, इसमें सामान्य वर्ग रहता ठीक। चलिए यह आप ये ऊंचाई था, यह क्षेत्र ऊंचाई था ठीक। इसी को कहा माउंट एबी माउंट एबी से कोई वर्ड यूज किया माउंट एबी एक वर्ड यूज किया क्षेत्र माउंट एबी ठीक। तो एक चीज समझिएगा मैंने आपको नगर विभाजन बताया हड़प्पा का पूरे इंडस वेलिडेशन इंडस वेलिडेशन मुख्य रूप से दो भागों में नगरों का विभाजन होता है, दुर्गा क्षेत्र इसके बाद नीचे क्षेत्र। दुर्गा क्षेत्र दुर्गा सुरक्षा की दीवार से घिरा रहता है, इसमें अमीर वर्ग रहता था और ये पूरा ऊंचाई था, जबकि नीचे क्षेत्र पूरी नीचे था उससे सामने जगह थी, इसे कहते हैं वेस्ट वाला इसे कहते हैं ईस्ट वाला यानी पूरी क्षेत्र। और ये बात करें तो दुर्गा क्षेत्र इसे नाम है माउंट एबी और इसे जॉन मार्शल ने माउंट एबी, जॉन मार्शल ने वर्ड दिया है माउंट एबी, जॉन मार्शल यहाँ तक चीजें ये हमारा हड़प्पा का या पूरे इंडस वेलिडेशन का नगर विभाजन ठीक। अच्छा अगर मैं एक चीज लेकर बात करूं अपवाद तो रहेंगे अपवाद मतलब आप नगर विभाजन के अपवाद, नगर विभाजन के अपवाद हड़प्पा सभ्यता में नगर विभाजन के अपवाद कौन कौन से नगर विभाजन के अपवाद थे देखिए ठीक है। चीजों को समझिएगा लोथल कालीगुड़ा धोलावीरा और एक था हमारे पास चंद्र धोला और एक था चंद्र। अब बात देखिए सबसे पहली चीज आती है हमारे पास वो है कौन सा, वो है हमारे पास लोथल, कौन सा लोथल। दूसरे हमारे पास आता है ये हमारे पास कालीगुड़ा ये है चंद्र और ये धोलावीरा ये कौन सा, ये धोलावीरा चीजों को समझिएगा। अगर बात को अपवाद को लेकर अपवाद को लेकर लोथल जो है उसमें कोई भी डिवीजन नहीं था और पूरा क्षेत्र जो डिवाइडेड नहीं था सुरक्षा की दीवार से घिरा हुआ था, ये था लोथल। कालीगुड़ा डिवाइडेशन था लेकिन इसमें दो बड़े क्षेत्र साथ साथ निचला क्षेत्र दोनों के सुरक्षा की दीवार से घिरे हुए थे। बात करें इसको चंद्र को लेकर इसमें डिवाइडेशन था लेकिन कोई सा क्षेत्र सुरक्षा की दीवार से नहीं घिरा हुआ था। वहीं बात करें धोलावीरा को लेकर तो इसका डिवाइडेशन तीन भागों में था, सभी का एक बात ऐसा इसका डिवाइडेशन तीन भागों में था वो धोलावीरा। एक बार सभी के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप, लोथल लोथल दो भागों में नहीं बटा था, दो भागों में नहीं बटा था और पूरा सुरक्षा की दीवार से घिरा था, सुरक्षा की दीवार से घिरा था ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कालीगुड़ा की बात करें दोनों भाग सुरक्षा की दीवार से घिरे थे ठीक। चंद्र
हम बात करें एक मात्र ऐसा स्थल, एक मात्र ऐसा स्थल जो तीन भागों में बटा था वो कौन सा था? जो तीन भागों में बटा था, ठीक है, जो तीन भागों में बटा था। तो हमने अभी क्या समझा, हमने इसमें नगर विभाजन लिखा, मोस्टली जो क्षेत्र का दो भाग में दो विभाजित क्षेत्र, जैसे एक विभाजित स्ट्रक्चर की बात से हम देखते हैं इसमें विभाजित समाप्त की बात से लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद की बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर की बात से कालीबंगा इसमें दो स्ट्रक्चर की बात से चंद्रलोक से कोई स्ट्रक्चर की बात से नहीं, अधूरा क्वेश्चन तीन भागों में डिवाइडेड, ठीक। एक बार से दो भाग यहाँ की जो कोई डाउट है मुझे बताइए, वरना बाकी अब यहाँ जो मैंने कहा कि पूरा हमारा हड़प्पा खत्म होता है, ये हमारा हड़प्पा खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो की यहाँ तक पूरी होती है। आगे बात करते हैं सूर्य मोहनजोदड़ो की। ये वो हड़प्पा और हड़प्पा की एक बात लीजिए, कोई मतलब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मोहनजोदड़ो की बात करें, देखिए मोहनजोदड़ो जो था ये किस नदी पर था? सिंधु नदी पर था। सिंधु नदी के स्तर पर दाहिने तट पर था। इसकी कुछ 10 मिनट की बात की थी और इसे मृतकों पर लिखा गया है। ये हमारा वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। इसको मृतकों पर लिखा जाता है, आपके पास आंसर होगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मृतकों पर लिखा या फिर सिंध नदी पर लिखा जाता है, पाकिस्तान की सिंध नदी में, ठीक। चलिए तो ये खबर था, अगर मैं खुद से एक बार आपको बताऊं सारी चीजें, देखिए खुद से एक बार बता दूं, ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अच्छा मोहनजोदड़ो की बात करें, ये स्थान कहां पर है? मेरा क्वेश्चन कहां है? कहां है? दूसरा आपके पास आएगा, कहां है? दूसरा नदी को लेकर आएगा, नदी को लेकर, नदी कौन सी थी? ठीक है, पहले चीज को देखिएगा। अगर बात करें सिंध प्रांत, पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक। ये किस नदी पर है? ये नदी हमारे पास सिंधु नदी, सिंधु नदी पर है और सिंधु नदी के स्तर पर दाहिने तट पर, दाहिने तट पर है, तट पर, ठीक। अच्छा इसे सिंध का नकली स्थान कहा जाता है, सिंध का नकली स्थान कहा जाता है, नकली स्थान वे मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक। इसकी खोज राहुल दास बनर्जी द्वारा की गई थी, बनर्जी द्वारा की गई थी। कौन सा मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो था, ठीक। तो आप याद रखिए सबसे पहला मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, दूसरा सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, तीसरा इसी को मृतकों का टीला और सिंध का नकली स्थान कहा जाता है और इसकी खोज राहुल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। एक व्यक्ति है स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुर्मा राजधानी कहा है, जुर्मा राजधानी कहा है, ठीक है। कौन एक्सपर्ट पिगट, तो इन दोनों को जुर्मा राजधानी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जुर्मा राजधानी कहा जाता है। और इसकी खोज देखिए, वर्ड नोट करिएगा, किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में, कहां पर? पाकिस्तान में। इस नदी पर सिंधु नदी पर इस पर दाहिने तट पर है, इसे सिंध का नकली स्थान कहा जाता है हड़प्पा, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है हड़प्पा, ठीक है। खोज राहुल दास बनर्जी द्वारा की गई थी और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इसे जुर्मा राजधानी कहा है? स्टुअर्ट पिगट, और किसको कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहा है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सन ईयर कौन सा था? ईयर था 1922 का, ईयर था 1922, 1922 ईयर था, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सिंध की बात करें, कौन कौन से स्थल में यहाँ से देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मेरे कुछ स्थलों की बात करें, यहाँ से कौन कौन से स्थल हैं। अभी मैंने डिस्कस किया धार्मिक महत्व का, ग्रेट पार्क यहाँ से मिला, जिसका धार्मिक महत्व था सबको समझ चाहिए था। उसके अलावा बात करें ग्रेट पार्क, उसके अलावा बात करें धार्मिक महत्व की, यहाँ से अशोक महान से मिली, अशोक की मोहर, ये भी धार्मिक महत्व, अशोक की मोहर की मोहर नहीं से मिली, ठीक है। ये भी धार्मिक महत्व सब कुछ डिस्कस करते हैं, ग्रेट पार्क अशोक की मोहर। इसके अलावा हम बात करें आगे बढ़ें, यहाँ से काशी की नृत्य मिली, काशी की नृत्य, काशी की नृत्य, डांसिंग गर्ल भी से कहते हैं, डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। इसे कहते हैं मंत्रोलियन पुजारी, मंत्रोलियन पुजारी, पुजारी से कहा जाता है, ठीक है। मंत्रोलियन पुजारी कहाँ से मिला? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मंत्रोलियन पुजारी इसको संज्ञा ली, धार्मिक महत्व था, इसका धार्मिक महत्व इसे संज्ञा ली, इसे हमारे पंडित होते हैं उस तरीके से, है ना। इस तरीके से बात की मंत्रोलियन पुजारी कहाँ से मिला? ये काशी के मोहनजोदड़ो से मिला, काशी की नृत्य मोहनजोदड़ो से देखने को मिली, स्नान मोहनजोदड़ो से, अनानगर मोहनजोदड़ो से देखने को मिला, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड आपसे पूछा जाता है मोहनजोदड़ो को लेकर, ठीक। चलिए एक बार लिखिए मोहनजोदड़ो से मिले अवशेष, हेडिंग डालिए, लिखिए मोहनजोदड़ो से मिले अवशेष, मोहनजोदड़ो से मिले अवशेष, अवशेष कौन कौन से मिले? तो आप याद रखिए मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन से अवशेष मिले। पहला आपके पास आएगा मंत्रोलियन पुजारी, मंत्रोलियन पुजारी, पुजारी, ग्रेट पार्क, ग्रेट पार्क, अनानगर, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, पशुपति मोहर, पशुपति मोहर, सबसे ज्यादा मोहर, सबसे ज्यादा मोहर, ये सारी मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है, सभी में मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। एक बार लिखिए मोहनजोदड़ो से मंत्रोलियन पुजारी, ग्रेट पार्क, अनानगर, डांसिंग गर्ल, पशुपति मोहर, सबसे ज्यादा मोहर में मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। मैं आपको लास्ट वाली चीज दिखाऊंगा, बहुत बहुत समझिए। ये था हमारे पास ग्रेट पार्क, आप लिखिए जॉन मार्शल ने इसे ग्रेट पार्क बोला है, इसको वो था हमारे पास ग्रेट पार्क से मतलब महास्थान, पशुपति मोहर मिली है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, वो हमारे पास है धार्मिक महत्व, इसको समझ लीजिए, हाथी भैंसा गैंडा बाघ कांगड़ा देखने को मिलता है पशुपति मोहर। काशी की बड़ी नृत्य मंत्रोलियन पुजारी यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए तो काशी की बड़ी नृत्य मंत्रोलियन पुजारी है ना, हाथी का एक हाथी का पालन है, हाथी का पालन। इसके अलावा स्टुअर्ट पिगट ने इसी को कहा है जो महाराज का मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये हमारी सारी चीजें मोहनजोदड़ो को एक बार पढ़ने यहाँ दिखाई रही है। अगर है मुझे फटाफट से पूछिए, वरना आगे बढ़ेंगे। हमारे दो स्थल हुए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कंप्लीट होते हैं। मेरे द्वारा अनलेस मेरे द्वारा होता है, ठीक। तो आप एक बार इसके बारे में लिखेंगे, ये हमारे पास है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लिखेंगे इसकी खोज, इसकी खोज, खोज 1930-31 में एन मजूमदार ने की थी, मजूमदार ने की थी, ठीक। अच्छा इसका उत्खनन अर्नेस्ट मे के द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट मे के द्वारा किया गया था। यह सिंध प्रांत, यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत, प्रांत पाक में है। यह सिंधु नदी के तट पर है, यह सिंधु नदी के तट पर है, तट पर है, ठीक है। अच्छा एक मात्र ऐसी जगह, एक मात्र ऐसी जगह, जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, नहीं मिले, यहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। यह एक औद्योगिक नगर था, यह एक औद्योगिक नगर था, औद्योगिक नगर था, ठीक है। ये कैसा औद्योगिक नगर था? चलिए इसके अलावा एक वर्ड लिखेंगे, यहाँ से अवशेष, अवशेष। अगर अवशेष को लेकर बात करें, मन के बनाने का कारखाना, मन का बनाने का कारखाना, ठीक। इसके अलावा हमारे पास पीतल की कबाड़ी, स्याही की दीवार, पीतल की कबाड़ी, स्याही की दीवार, स्याही की दीवार, लिपस्टिक,
हाथी के हाथी का ये सारी चीजें समझेंगे ये चंद्र है ना चंद्र समझिए ठीक तो एक बार समझेंगे इसके बारे में चंद्र के बारे में सबसे पहला पॉइंट हाईलाइट करते हुए मेरे साथ सबसे पहले पॉइंट शुरुआत करते हैं इसकी खोज कब की गई 1930 में व्यक्ति को सिंधु को कहते हैं लेकिन इसका उत्खनन से यानी सिंधु को कहते हैं कहां पर सिंधु प्रांत में किस देश में पाकिस्तान में इस नदी का सिंधु नदी बोलता है ऐसा कौन सा जगह किसी भी दुर्ग के साक्ष्य मिले आपने वो हमारे पास चंद्र यह एक ऐसा नदी है औद्योगिक नगर से आगे का औद्योगिक नगर से अहमदाबाद का है यहां से मनका का कारखाना है पीतल की कटाई मिली है सियाही की कटाई मिली है लिपस्टिक के साक्ष्य मिले और यहां से हाथी के खिलौने मिले इस तरह का चंद्र सर आपने चंद्र को हड़प्पा में बताया था शाम में चंद्र लिया गया तो आपने सारी चीजें याद रखेंगे ये हमारे पास चंद्र को ठीक है चंद्र में हड़प्पा में बताया था पिटाई होगी इसका भी जवाब एक बार देखिए यहां से क्या मिला है चंद्र से ये सारी चीजें चंद्र की ये हमारे पास एक कबाड़ी वगैरह ये सारी चीजें हैं इसे नोट करिए प्राप्त करते हैं अच्छा मन का क्या है मन का मोती आप लिख लीजिए मन का मोती मोती मन का डालिए मन का भेद अलग इसका मन का मतलब मोती मोती हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट में पूछेगा हाँ नोट है आगे तो पढ़ते हैं आगे सब बातें नहीं हुआ तो नोट कीजिए आगे बढ़े अगला हमारे पास आता है वो है कौन सा लोग है अगर लोग को बात करें देखिए लोग को सबसे पहले डिस्कशन ये रहा लोग हेडिंग डालिए लोग को बात करें तो सबसे पहले है कहां पर ये है गुजरात में ये है गुजरात में ठीक है इसकी खोज 1954 में 1954 इसकी खोज हुई और इसकी खोज जो है पीतल क्या है अब पीतल क्या है हमारी पूछेंगे पीतल क्या है तो सबसे पहले समझिए भारत क्या है फिर उसके बाद समझिए हमारा घर क्या है उसके बाद समझिए हमारा शहर क्या है हमारे मम्मी पापा क्या है हमारे घर में बर्तन क्या है इसकी खोज 1954 में श्री रंगनाथ राव की बारामती ठीक है अच्छा यह गोवा नदी पर है यह भी एक औद्योगिक नगर था यह भी एक औद्योगिक नगर था ठीक अच्छा यहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य है अगर हमारे साक्ष्य ठीक है चक्की के दो पार्ट है चक्की के दो पार्ट यहाँ से देखने को मिले ये स्थान हमारे पास लोग कौन से स्थान लोग है इसके अलावा मन के बनाने का कारखाना मन के बनाने का कारखाना यहाँ से मिला ठीक इसके अलावा बात में गोदीवाड़ा यानी पोर्ट यानी बंदरगाह पोर्ट यहाँ गोदीवाड़ा यानी पोर्ट था इसके अलावा दो चीजें एक साथ बोलने के साक्ष्य चावल के साथ बाजरा बोलने के साक्ष्य ये साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं ये स्थान हमारे पास ये स्थान हमारे पास ठीक है ये हमारे पास है लोग इसके अलावा लोग से और भी चीजें जैसे हमें लोग से और भी चीजें देखने को मिलती है सनलाइट के साक्ष्य सनलाइट के खोपड़ी के साक्ष्य सनलाइट के साक्ष्य ये साक्ष्य से देखने को मिलते हैं सनलाइट के खोपड़ी के साक्ष्य इसके अलावा हवन कुंड के साक्ष्य ये साक्ष्य से देखने को मिलते हैं वो स्थान कौन सा वो हमारे पास कौन सा है ठीक है वो हमारे पास कौन सा वो हमारे पास होता है ना लोग हमारे पास इसके अलावा बात कोड ठीक इसके अलावा घोड़े की मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति ठीक इसके अलावा पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य के साक्ष्य ये सारी चीजें हमें लोग से देखने को मिलती है कहां से लोग से देखने को मिलती है गोदीवाड़ा पोर्ट से विशाखापट्टनम है हमारे पास मुंबई है नवासे है कोचीन पोर्ट है मंगलुरु पोर्ट है पारादीप पोर्ट है नौहट्टी है तूतीकोरिन है हल्दिया है कोलकाता है सारी चीजें हमारे पास पोर्ट है उसी से पोर्ट था तो एक बार मेरे साथ चीजें को रिवाइज करिए फिर आगे बढ़ेंगे लोग सबसे पहले ये हमारे स्टेट में देखने को मिलता है खोज 1954 में इसके बाद सीरम नाम इस नदी में गोबर नदी एक ऐसा औद्योगिक नगर था है औद्योगिक नगर था अगर बात करें इसमें चीजों को चक्की के पार्ट यहां से मिले हैं मन के बनाने के कारखाना मोती बनाने का कारखाना इसके अलावा चावल के साथ बाजरा बोलने के साक्ष्य मिले इसके अलावा गोदीवाड़ा है उसके बाद बात करें यहीं से सनलाइट के खोपड़ी के साक्ष्य मिले हवन कुंड के साक्ष्य मिले इसके अलावा घोड़े की मरण मूर्ति मिली है दो चीजें देखेंगे जो पॉइंट बनते हैं एक बनता है गोदीवाड़ा पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे इस सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल गोदीवाड़ा इसका कौन सा गोदीवाड़ा पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन गोदीवाड़ा ठीक है अच्छा अगर मैं बात करूं यह घोड़े की मरण मूर्ति घोड़े की हड्डियां घोड़े की मरण मूर्ति आप देखेंगे इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे घोड़े से परिचित नहीं थे ठीक है ये चीज याद रखेंगे इसमें मिल रही है लेकिन ऐसे साक्ष्य मिले तो प्रमाण नहीं है परमानेंट घोड़े थे आप याद रखेंगे यहाँ से साक्ष्य घोड़े से लोग परिचित नहीं थे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट पूरे इंडस सिविलाइजेशन को लेकर बात है सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कोई होता है पूरे गोदीवाड़ा सोचिए गोदीवाड़ा पोर्ट है यहाँ पे लोग आएंगे तो सबसे ज्यादा लोग किस स्थान आएंगे ना आएंगे ना सनातन आएंगे कुछ लोग स्पोर्ट आएंगे पार्टनर के लिए इसमें से गोदीवाड़ा तो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल बहुत कुछ है इंडस सिविलाइजेशन गोदीवाड़ा के पोर्ट के साथ मिले वो ठीक है वो कौन सा वो तो एक बार आप यहाँ पर मेरे साथ सारी चीजें बोल लीजिए एक साक्ष्य करेंगे सबसे पहले सबसे पहले आप लिखिए गोदीवाड़ा या सनलाइट के साथ चक्की के पार्ट बाजरा प्लस चावल बोलने के साक्ष्य ठीक है इसके अलावा हवन कुंड के साक्ष्य घोड़े की मरण मूर्ति पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य ये सारी चीजें मिली हैं लोग से ठीक यहाँ तक चीजें है एक बार से नोट कर मैं जो आपको चीजें दिखाने के लिए एक डायग्राम को डाउनलोड करने के लिए इमेज को तो ऐसे रिलेटेड 3 से 4 मिनट कम से कम 5 मिनट इमेज मिल जाती है तो मैं आपको इमेज लगाने में मजे ले रही है ये आपके दिमाग में इमेज क्रिएट करने जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे आपको एक चीज समझ में आएगी हमने चीज कहां पर पढ़ी अगर मैं ऐसे ही लिख देता मेरा टाइम सही बहुत जल्दी लगता है ये चीज को पार नहीं है तो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट करना सबसे बड़ी चीज इमेज क्रिएट ठीक है चलिए मन की बात करना है कीजिए मन की बात चलिए मन की बात यहाँ की चीजें बात हम सकते हैं यहाँ की चीजें इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे आगे चीजें चक्की की पार्ट लिखिए ये रखा चक्की की पार्ट देखिए मेरी चीज समझिए बहुत अच्छे से मैं आपको इंसेंटिव से कर नहीं आपके पास 10 दिन पहले कम से कम इंसेंटिव कर दूसरी चीज आपको 9 से 10 प्रैक्टिस कर रहा हूं पहले प्रैक्टिस कर चाहिए ये भी देखो प्रैक्टिस के साथ साथ आपका सिलेबस 10 दिन पहले खत्म हो रहा है फिर मैं इमेज करा प्रैक्टिस आई है आगे बढ़ते हैं लोग तो प्रैक्टिस करेंगे लेकिन काली बंधन जो है यहां से क्या मिला कैसे खोजी है काली बंधन को एक बात है 1951 में इसकी खोज की गई थी अमला नंदन घोष के द्वारा ठीक है अब इसका उत्खनन 1971 में किया गया था 20 लाख रुपए के द्वारा ठीक ये राजस्थान के हनुमान गढ़ में पड़ता है यहां से काली रंग की चूड़ियां मिली इसी काली बंधन काली रंग की चूड़ियां मिली काली रंग की चूड़ियों के कारण काली रंग की चूड़ियों के कारण
चूड़ियों के कारण कारण इसे काली बंधन कहा जाता है। काली बंधन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से काली रंग की चूड़ियां बनी है। ठीक, चलिए ठीक, देखिए काली बंधन के बारे में कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी जगह पर जो हमारे पास तो हालांकि खेती के साक्ष्य खेती के साक्ष्य खेती के साक्ष्य देखने को मिले। ठीक है, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य देखने को मिले। भूकंप के साक्ष्य यहाँ से काली रंग की चूड़ियां बनी है। काली रंग की चूड़ियां रंग की चूड़ियां चूड़ियां देखने को मिली आज से काली बंधन से। इसके अलावा बात करें काली बंधन को लेकर तो सभी जगह पर नालियां कच्ची होती थी, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की नालियां थी। आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ लकड़ी की नालियां थी वो था काली बंधन। ठीक, अच्छा, इसको दिनहीन बस्ती कहा गया है। आपने काली बंधन को दिनहीन बस्ती कहा गया है। दिनहीन बस्ती कहा गया है। इसके अलावा एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से मोहरी है। आपने एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से बेलना काट मोहरी मिली है। बेलना काट मोहरी मिली है। वो कौन सा है? वो है हमारे पास काली बंधन। एक बार काली बंधन को रिपीट करूंगा, अच्छे से सुनिए। ठीक, एक बार मेरी अच्छा चलिए चीज लिखेंगे। सबसे पहले इसकी खोज किसके द्वारा की गई? 1951 में अमला नंद घोष के द्वारा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहां पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहां पर है? राजस्थान में। ठीक, इसका उत्खनन 1947 में हुआ था बीबी लाल और बीबी ठाकुर द्वारा। ठीक, आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा स्थल है जैसे हल्दी साक्ष्य में हल्दी है तो सीधी सी बात है, खेती साक्ष्य में ऐसे भूकंप के साक्ष्य में ऐसे काली रंग की चूड़ियां में सीधी सी बात है काली बंधन। एकमात्र ऐसा स्थल जहां से बेलना काट मोहरी मिली है वो हमारा काली बंधन है। यहाँ की नालियां बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई थी और इसी काली बंधन को कहा जाता है दिनहीन बस्ती से कहा जाता है। जी प्रशांत, एक बार नोट डाउन करिए हमारा काली बंधन है ना, काली बंधन का क्वेश्चन हमारा नोट डाउन करिए। अब बताइए हर चीज क्लियर है, हम आगे बढ़ेंगे, आगे चीजों को समझें। और आज जो है ना हम इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पूरा करेंगे, पूरा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पूरा करेंगे। साक्ष्य और नदी और कुछ स्थल खोजी बची हमारी वो एक बार देखेंगे। यहाँ तक चीजों को नोट डाउन करिए। दिनहीन बस्ती से कहा गया क्योंकि यहाँ की काली बंधन यहाँ की जो हम घर देखने को मिलते हैं ना वो भी हमारी कच्ची होती थी। इसी से दिनहीन बस्ती कहा गया। लकड़ी की नालियां थी और बेकार स्थिति थी। इस आगे कहीं और चले जाने से आज आपको बेकार देखिए। अगर हम बात करें सुरकोतरा सबसे पहले हमारा गुजरात का सुरकोतरा खोज इसके बाद की गई थी मुझे जगह ठीक। सबसे बड़ी चीज यहाँ से मिली है, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, हड्डियां मिली हैं। और याद रखिएगा ये घोड़े से परिचित रहिए। एक चीज बताइए इनके बाद कौन सी सभ्यता आती है? वैदिक सभ्यता। आर्य और आर्य का प्रमुख जानवर था वो कौन सा था? वो हमारे पास बैल। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी तो सॉरी जो प्रमुख जानवर था वैदिक काल के लोगों का वो था घोड़ा। हम ये भी कह सकते हैं जैसे सभ्यता का अंत हुआ वैसे हमारे पास वैदिक सभ्यता आई। तो ये घोड़े के अस्थि पंजर जो है वैदिक सभ्यता भी हो सकते हैं क्योंकि एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता पैदल समय आएगा। एक का दूसरे से पैदल समय आएगा क्योंकि एक तो स्थान जहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं ऐसा नहीं कि लोग एक दूसरे से तो आप एक चीज जान रखिए सुरकोतरा एक जगह है जो कि हमारी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, गुजरात राज्य में पड़ती है। इसकी खोज 1900 में जब भी दूसरी के बाद यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं लेकिन ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। साफ साफ देखेंगे, ठीक है, साफ साफ देखेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले पॉइंट देखेंगे ये राज्य कौन सा है? वो राज्य गुजरात। खोज हुई थी 1964 में और इसके बाद जब दूसरी के बाद खोज हुई और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक और पॉइंट याद रखिए सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ऐसा माना जाता है ये जो घोड़े के साक्ष्य है ये वैदिक एज के होंगे, वैदिक काल के होंगे। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कीजिए सुरकोतरा सुरकोतरा हुआ सुरकोतरा जी सुविधा जी। ठीक है, आगे क्या करते हैं सिंपल कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद हमारे पास धुलाविया। अगर मैं धुलाविया की बात करूं सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी खोज में। कहां है? गुजरात राज्य में भरूच तहसील में जहां पर नर्मदा नदी का मुहाना है उसी के पास 1967 में जब दूसरी जगह इसकी खोज की गई थी और 1991 में आरएस बिस्ट्री द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ये सिंपल सी चीज है। इसके अलावा धुलाविया को लेकर पॉइंट देखिएगा। एक चीज समझिएगा धुलाविया सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था? धुलाविया। ठीक है, राखी गढ़ी और राखी गढ़ी वे धुलाविया धुलाविया सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल माने जाते हैं। सबसे बड़े स्थल माने जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ के लोग बांध बनाना जानते थे। बांध बनाना जानते थे यहाँ के लोग जानते थे। यहाँ से श्राइन बोर्ड सूचना पट मिला है। सूचना पट यहाँ से मिला है यानी श्राइन बोर्ड सूचना पट यहाँ से मिला है। इसके अलावा यहाँ से हमें सूचना पट यहाँ से मिला है स्टेडियम के साक्ष्य जल प्रबंधन के साक्ष्य जल प्रबंधन के साक्ष्य यहाँ से मिला। ठीक, सबसे बड़ा लेकिन साक्ष्य यहाँ से मिला है। लेकिन साक्ष्य यहाँ से मिला है कौन सा? धुलाविया। एकमात्र ऐसा स्थल तीन भागों में बटा था। एकमात्र ऐसा स्थल जो तीन भागों में बटा था। तीन भाग कौन से थे? ये प्रकार तीन भाग थे हमारे पास धुलाविया को लेकर। ये दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग मध्य का क्षेत्र और पूर्वी दिल्ली। ये तीन भागों में बटा था धुलाविया। ये था धुलाविया। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको समझिएगा जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल कहा जाता है धुलाविया। और राखी गढ़ी दो स्थल ऐसे जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़े स्थल कहे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग बांध बनाना जानते थे। यहाँ से एक सूचना पट साइन बोर्ड मिला है जो सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साक्ष्य है। ये वाला जो साक्ष्य है ये पूरा यही साइन बोर्ड है। स्टेडियम के साक्ष्य देखने को मिलते हैं ये धुलाविया। जल प्रबंधन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं धुलाविया। ये तीन भागों में डिवाइडेड था। कौन सा भाग? दुर्ग क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी दिल्ली। इस प्रकार डिवाइडेड था। ठीक है, एक बार धुलाविया को लेकर नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे वाले स्थल देखेंगे। धुलाविया को नोट डाउन करिए फटाफट से। अब यहाँ तो दिक्कत मुझे बताइए मतलब आगे चीजों को समझें। तो यहाँ से क्या करना है? हमें यहाँ से सूचना पट नहर पे बांध के साक्ष्य प्राचीन स्टेडियम के साक्ष्य जल संग्रह के साक्ष्य ये सारी चीजें यहाँ से देखने को मिलती है। धुलाविया राखी सबसे बड़े इस्तेमाल जाते हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के। एकमात्र ऐसा तीन भागों में था दुर्ग क्षेत्र, नगर और मध्य भाग। आगे बढ़ते हैं। ये जल प्रबंधन यहाँ का। ठीक है, उसके बाद रोपड़ को लेकर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो ये है ये कहा है रोपड़ पंजाब में पड़ता है ना। पंजाब में खोज उसकी 85-91 में हुई थी और इसका उत्खनन 56-57 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद रोपड़ स्थल रोपड़ यहाँ से मानव के साथ उत्तर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बस यही चीज आपको याद रखनी, मानव के साथ उत्तर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो एक बार बात रोपड़ को लेकर रोपड़ है हमारा पंजाब में और 1950 में इसकी खोज हुई थी। 1957 में इसका उत्खनन हुआ और आजादी के बाद पहला उत्खनन स्थल था रोपड़। इसके अलावा मानव के साथ उत्तर के साक्ष्य हमें रोपड़ से देखने को मिलते हैं। यहाँ से रोपड़ से देखो ये चीज देखने को मिलती है। सारा कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी क्या है अभी जो है आपका टाइम हो चुका है ओवर। ठीक है, फिर भी लास्ट स्थल हमारा उसको लेकर बात कर लेते हैं। वो आलमगीरपुर है। कौन सा आलमगीरपुर? अगर आलमगीरपुर को लेकर बात करें ये पूरे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थान का हिंडन रिवर था। मेरठ जिले में मिलता है आलमगीरपुर को लेकर बात करें यहाँ से रोटी बनाने की चाकनी और चीज मिली है। सबसे पहले देखिए 1958 ईस्वी में विभिन्न समाज इसकी खोज की थी। उत्खनन इसका 1977 में पंजाब विश्वविद्यालय के उत्खनन में उसके अंडर में हुआ और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मिलता है आलमगीरपुर। अगर आलमगीरपुर से बात करें कौन से साक्ष्य मिले तो हड़प्पा कालीन निर्माण मिट्टी के बर्तन मिले, टेराकोटा आलू मिट्टी के साक्ष्य मिले, तांबे का ब्लेड मिला, रोटी बनाने की चाकनी से मिली है, मन के तैयारी का साक्ष्य मिले। तो ये आलमगीरपुर
कौन सा आलमगीर है जो कि यूपी के मेरठ जिले से होता है, पूरी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पूरी स्थान का इंडर था। तो एक बार रिपीट करूंगा, आप नोट डाउन करेंगे, टाइम दूंगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, 1958 में अब्दुल सलाम जी ने खोजी थी और उत्खनन 1975 में पंजाब यूनिवर्सिटी का हुआ था, यानी उसके अंडर में हुआ था। एक बार इसे नोट करिए, नोट डाउन करिए फटाफट से। उसके बाद में यहाँ से कैटेगरी हड़प्पा का निर्माण है, आगे की मिट्टी के साथ तांबे का ग्रेड हासिल है, रोटी बनाने की चौकी हासिल है और मन की तैयारी का चित्र हासिल होते हैं, वो स्थान हमारा आलमगीर यूपी मेरठ, यूपी मेरठ। तो ये हमारा सारा जो हमें स्थान है क्या क्या है वो सारी चीजें। अब दो पॉइंट बचे हैं, शांति से थोड़ी देर सुनेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि हमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी पर था, बस लास्ट पॉइंट बनता है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में कौन सा स्थल किस नदी पर था, और इसके अलावा हमसे पूछा जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ पर था, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो लिखने का मतलब नहीं है, जो चीज लिखने की होती है देखिए नदियों के किनारे से हड़प्पा सभ्यता की एक बात करें, मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर और कोटपुरी, ये तीनों की स्थल सिंधु नदी तक थी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी तक था, हड़प्पा रोहतक जो है वो हमारा सतलज नदी तक था, कालीबंगा और बनावली ये हमारी प्राचीन संस्कृति से नदी तक था, सुल्तानगढ़ दास नदी सबसे वेस्ट वाला भारतीय सिविलाइजेशन का, सुल्तानगढ़ जो है वो सानीपुर नदी तक था, बालाकोट जो है वो हमारा बिंदास नदी तक था, बिंदास तो पहले से नोट करिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं शहर जैसे रंगपुर और भोजपुर, ये हमारे पास माधव नदी, भोजपुर माधव नदी, लोकल जो हमारे पास भोपाल नदी, हमारा भोपाल नदी, भरत राव जो हमारे पास नर्मदा नदी, इसका बालनदी सबसे ईस्टर्न नदी पर, सबसे दक्षिण जो देमाबाद जो हमारा नदी पर, और मालवाड़ी जो है वो तापी नदी पर, इसका तापी नदी पर। ये सारी स्थल और उनकी नदियां याद रखनी है जो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी पूछने की। एक बार सबसे पहले इसे नोट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाली साइड को करेंगे। तो ये हमारे पास स्थल जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से पूछ रहे थे, रिपीट करता हूं, चंद्रपुर, मोहनजोदड़ो और कोटपुरी सिंधु नदी पर, वहीं हमारे रावी नदी पर, रोहतक सतलज नदी पर, कालीबंगा बनावली जो प्राचीन संस्कृति है नदी पर, सुल्तानगढ़ दास नदी पर, सुल्तानगढ़ सानीपुर नदी पर, बालाकोट जो हमारे पास बिंदास नदी पर, बिंदास नदी पर। चलिए अगला ये नोट करिएगा, रंगपुर भोजपुर माधव नदी पर, लोकल भोपाल नदी पर, भरत राव नर्मदा नदी पर, आलमगीर हिंडन नदी पर, देमाबाद प्रवरा नदी पर, मालवाड़ी जो है तापी नदी पर, इस पर तापी नदी पर ऐसे नोट करिए। चलिए उम्मीद है नोट कर लिया होगा, टाइम आपके काफी। अब देखिए लास्ट पॉइंट बचता है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को लेकर। क्या हड़प्पा की खोज जो है 1921 में आपको बताया था, रायपुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, और ये चीज हमारे पास पंजाब पाक में मोंटगोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो 1922 रामदास बनर्जी सिंध नगर का, चंद्रपुर खोज एन मजूमदार ने उत्खनन अर्नेस्ट मैके ने किया था और सिंध प्रांत में। सुल्तानगढ़ आर एन स्टाइल ने खोज की बलूचिस्तान में। रोहतक जो है हमारे पास, रोहतक की खोज बीबीलाल ने खोजा था, एक बार उत्खनन समाज का विशेष किया गया, ये पंजाब में। रावी जो है ये सूरज और रफी ने खोजा था, उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने किया, हरियाणा में मिलता है। धोलावी की बात करें तो खोज जगत दूसरी के द्वारा, खोज जगत दूसरी के द्वारा उत्खनन आर एस मिश्र ने किया था, ये क्षेत्र गुजरात में है। आलमगीर 1958 ये समा और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये क्षेत्र हमारे देखने को मिलता है। तो हमारा ये क्षेत्र है मेरठ। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हमारे पास शहर थे, हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे जो किसने खोजा, कब खोजा और कहां पर देखने को मिलते हैं, ये पहले तो इसे नोट डाउन करिए, इसे नोट डाउन करिए। और लास्ट में एक पॉइंट और है आपका, इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार में लेना पीएनजी से लेना, इस वाले क्वेश्चन को पीएनजी से लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के स्थलों पर, जैसे अफगानिस्तान से आपको दो स्थल मिले हैं, मुन्नी का क्वेश्चन अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से कौन से स्थल मिले हैं, मेहरगढ़, राणाथाई, सुक्कावीर, सुक्कापुर, बालाकोट, बालाघाट, पेटाघाटी, कुल्लाघाटी और दाऊदपुर, ये स्थान में बलूचिस्तान से मिले हैं। सिंध पाक से कौन से स्थल मिले हैं, अलीगढ़, मोहनजोदड़ो, आमनी, कोटडीजी और चंद्रपुर, ये मिले हैं कहां से, ये स्थान है हमारे पास सिंध पाकिस्तान। पंजाब का पाकिस्तान जो है यहाँ से में रहमान गिरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, ये मिले हैं पंजाब के पाकिस्तान में। एक पंजाब भारत में यहाँ से में रोहतक, संगरूर, चकछासी और बाड़ा, ये सात मिले हैं। हरियाणा से हमें कुनाल, मीरपुर, राखीगढ़ी, बनावली और भराना, ये स्थल मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बात में आलमगीरपुर, बड़गांव और हुलास, स्थल मिले हैं। राजस्थान के बात में बालाघाट और कालीबंगा मिले हैं। गुजरात को लेकर बात करें, सवारी स्थल भारत में गुजरात से मिले हैं, मतलब सवारी स्थल भारत से मिले हैं, भारत में गुजरात से कौन से बोलते हैं, धोलावीरा है, रोजर है, रंगपुर है, पचमढ़ है, सुरपुरा है, देसपुर है, नागेश्वर है, करीमसाही है, ये सारे हमारे स्थल भारत के गुजरात के। ठीक, तो ये बात है डायग्राम के सारे स्थलों को और कहां से मिले देखिए, इसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इंटरेस्ट में तरीके से अफगानिस्तान मुन्नी का क्वेश्चन हुई, बलूचिस्तान रहमानगढ़, मेहरगढ़, रहमान सुक्कावीर, सुक्कापुर, दाऊदपुर, बालाकोट, कुल्लाघाटी, पेटाघाटी। इसके अलावा सिंध पाकिस्तान से अलीगढ़, मोहनजोदड़ो, आमनी, कोटडीजी और चंद्रपुर मिले हैं। पंजाब पाकिस्तान से रहमान गिरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। पंजाब भारत से रोहतक, संगरूर, चकछासी और बाड़ा। हरियाणा से कुनाल, मीरपुर, राखीगढ़ी, बनावली और भराना मिले हैं। उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, बड़गांव और हुलास स्थल मिले हैं। राजस्थान से बालाघाट और कालीबंगा। गुजरात से सवारी स्थल मिले हैं, लोथल, धोलावीरा, रोजर, रंगपुर, बांसवाड़ा, सुरपुरा, देसपुर, नागेश्वर और करीमसाही, ये वो सारे स्थल हमारे। ठीक है, इसे आप ले लेना नोट। चलिए इसके अलावा पॉइंट बना लिखेंगे, क्या पॉइंट बना लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता मात्र सताब्दी, मात्र सताब्दी, सताब्दी। ठीक है, इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ सबसे ज्यादा मिट्टी की मूर्ति बनी है, यहाँ सबसे ज्यादा मिट्टी की मूर्ति मिली, मिट्टी की मूर्ति मिली है, क्या वैश्य वैश्य। अच्छा, एक चीज समझिए, क्यों बनाया गया है, सताब्दी इसलिए बनाया गया है जो मूर्ति मिली है लोगों में, मतलब इंसान की जो मूर्ति मिली है उससे लेडीज की मूर्ति मिली है, इसलिए मात्र सताब्दी बनाया गया है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है ना, इनके पूजा ये मात्र देवी की पूजा करते थे, सबसे ज्यादा मूर्ति मात्र देवी की मिली है, इसलिए मात्र देवी की पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा मूर्ति, सबसे ज्यादा मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की ये मूर्ति मात्र देवी की मिली है, मात्र देवी की मिली है, ठीक मिली है। इसीलिए ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, मात्र देवी की पूजा करते थे। ठीक है, यहाँ तक चीजें हमारी कंप्लीट। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट पैकेज है, इसको लेकर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पूरा जो आज मैंने पढ़ाया, जो इसमें मैंने पढ़ाई, वो सारी सारी आपको एक तरीके से एक पॉइंट याद होना चाहिए, जिसका डिस्कस किया। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, दिमाग में बैठी होंगी, और कमेंट आप कर नहीं सकते हो। ये सारी पीडीएफ जो है आपको मैंने जो मैंने लिखवाया है वो सारा टाइप वाला क्वेश्चन है, इसी की आपको ये सारा टाइप वाला मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरा लिखा हुआ साथ ही साथ मिल जाएगा, जो मैंने लिखवाया है वो जो आपको टाइप वाला मिल जाएगा, तो आप इसे देखिए। बाकी हम नेक्स्ट डे यानी कल यानी मंडे में हम वैदिक एज से शुरुआत करेंगे, जिसमें पूर्व वेदिक और उत्तर वेदिक को पढ़ेंगे। तो आपके यहाँ पर दो चैप्टर कंप्लीट होते हैं, एक हमने पढ़ा था पाषाण संस्कृति, ताम्रलिक संस्कृति, और उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। कल से हम वैदिक एज से शुरुआत करेंगे। कोई डाउट वगैरह हुआ तो बता देना, अगर डाउट वगैरह हुआ तो आप मुझे यहाँ पर सेंड कर देना, बेसिक रिप्लाई देता हूँ, लेकिन कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने रिप्लाई नहीं किया हो, मतलब फालतू कमेंट नहीं हो तो ठीक है ना, कुछ लोग हाई ही भेज कर छोड़ देते हैं। अगर कोई डाउट हो तब भेजना है, डाउट डाउट मतलब कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो, कुछ चीज ऐसी समझ में नहीं हो, और कोई डाउट हो क्लास में कमेंट लेने में बहुत टाइम लगता है, सिलेबस नहीं होता, फिर उठा करने का। बाकी हम कल देखेंगे, ख्याल रखिएगा, और जो आज मैंने सारी चीजें इंग्लिश में आपको सारी चीजें उम्मीद है आपको ठीक होगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।